जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में और हिंदी की कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे और आगे देखेंगे कि हिंदी को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी के कुछ बेसिक से। राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा कब से हुई? तो 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में दर्जा दिया गया, जिसमें भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में हिंदी का राजभाषा होने का जिक्र है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में। फिर से देखेंगे, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा कब हिंदी को अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 343 से 351 में स्वीकार किया गया कि हमारी राजभाषा जो होगी हिंदी होगी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि जो हमारी राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी हमारी वो देवनागरी होगी। लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। और 3 से 51 में कहा गया है कि जो संघ होगा वो हिंदी का विकास करेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। अब चलिए अगला हमारा जो है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा एक पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा जिस भाषा को बोला जाता है उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा मातृभाषा। मातृभाषा भी हमारी हिंदी है। यानी मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जो बच्चा अपने परिवार से जिस भाषा को सीखता है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, जो हमारी तीनों हिंदी है। राजभाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच रखा गया है। और 343 में यह कहा गया है कि जो हमारी राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। 351 में संघ को निर्देश दिया गया है कि उसका हिंदी का प्रचार प्रसार करें और विकसित बनाए। राष्ट्रभाषा, किसी देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मातृभाषा वह भाषा है जो परिवार से, वह बच्चा जो अपने परिवार से सीखता है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद हमारा एक और आता है जिसे हम मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो वेद की भाषा है। वेद की भाषा उसे मानक भाषा कहेंगे। अब हमारा अगला जो आता है बोली और भाषा में डिफरेंस। बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा में अंतर को हम समझेंगे
तो एक एक करके हम समझ लेते हैं बोली और भाषा में। तो पहले हम बोली को समझेंगे। बोली का व्यापक क्षेत्र नहीं होता है, यह सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। बोली का व्यापक क्षेत्र नहीं होता है, यह सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें कि हम इसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, लिपिबद्ध नहीं करते हैं। यानी भाषा को हम लिख सकते हैं और बोली को हम लिख नहीं सकते हैं। हम बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है और इसको लिपिबद्ध किया जा सकता है, लिपिबद्ध किया जाता है। यानी भाषा को लिखने के साथ साथ बोला भी जाता है और इसका व्यापक क्षेत्र होता है, लेकिन बोली का व्यापक क्षेत्र नहीं होता है और उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा भाषा बोली में कुछ डिफरेंस था। अब हम आते हैं हिंदी के मेन टॉपिक पर। ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने देखा। अब हिंदी के मेन टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा एक चीज बचता है जो है लिपि। लिपि हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। लिखित रूप में अगर हम व्यक्त करेंगे उसी को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। अब हम हिंदी के मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा हिंदी व्याकरण, आज हम व्याकरण को देखेंगे और देखेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं और व्याकरण किसे कहा जाता है। चलिए शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा के शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने में काम आता है। तो एक आसान शब्दों में देखा जाए तो भाषा के मनमाने प्रयोग से अंकुश लगाता है। व्याकरण जो है भाषा के मनमाने प्रयोग से अंकुश लगाता है। जिस प्रकार हम अपने घर में किसी चीज का मनमाना प्रयोग करते हैं और हमारे घर के संरक्षक या माता पिता हम पर अंकुश लगाते हैं, उसी प्रकार व्याकरण जो है भाषा के मनमाने प्रयोग पर अंकुश लगाता है। यानी कि आप भाषा का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रयोग भाषा का करेंगे वो व्याकरण के दायरे में रहकर करेंगे। तो हम देखेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला शब्द विचार, पहला वर्ण विचार, वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार। 3 सेगमेंट में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में हमें जानना होता है। जैसे वर्ण की, भाषा की सिर्फ सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई
सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि या वर्ण। अगर हम भाषा को बोलते हैं तो उस समय भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और हम भाषा को लिखते हैं उस समय भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यानी ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमें वर्ण में पढ़ना है तो वर्ण दो प्रकार से पढ़ना है, एक स्वर को पढ़ना है और दूसरे व्यंजन को पढ़ना है। वर्ण में स्वर को पढ़ना है, वर्ण की संख्या 52 होती है, स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। इनमें जो बचता है 8, न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, जिसमें 2 होते हैं, 2 अयोगवाक, 2 अयोगवाहक और 2 होते हैं द्विगुण और 4 होते हैं संयुक्त। 4 होते हैं संयुक्त। अगर सभी को जोड़ा जाए 11, 8, 33 तो ये सब मिलकर के 52 वर्ण बना लेते हैं। तो आगे हम अगले वीडियो में वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा दूसरा आता है शब्द विचार। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सार्थक मेल, वर्णों के मेल को शब्द नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि कुछ अर्थ हमें समझ में आए, जैसे कि कुछ भी लिखेंगे हम तो उसको समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर वर्ण के मेल लिख रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं, वर्ण के मेल यानी कि क, म, अ, यह वर्ण के मेल है, लेकिन इसका जो अर्थ निकल रहा है वो सार्थक नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम कमल लिख दें, ये हमारा शब्द बन गया, ये शब्द बन गया। ये वर्णों के मेल है ये भी, लेकिन इसका जो है वो सार्थक है। इसीलिए वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो अब हम वाक्य विचार इसमें देखेंगे। इससे पहले कई बुकों में पद विचार भी आता है। पद विचार, तो पद विचार में ये आता है, जैसे कि हम कोई वाक्य को लिख दें, जैसे कि गीता आम खाती है। गीता आम खाती है, तो ये शब्द के मेल से तो बने हैं, लेकिन यहाँ पर ये शब्द न रह करके ये पद हो जाते हैं। कैसे कि शब्द को क्या मिल जाती है? पदवी मिल जाती है। किसकी पदवी मिल गई? गीता क्या होगी? संज्ञा होगी, गीता संज्ञा। और दूसरी बात कि ये खाती है तो ये कर्ता हो गई। गीता के बारे में हम कुछ कह रहे हैं तो गीता क्या कर्ता हो गई। यानी कि ये तो शब्द है, लेकिन इसकी क्या मिल गई है? पदवी मिल गई है। तो इसीलिए कहीं कहीं कुछ बुकों में पद विचार भी आता है, तो हम देख लेंगे बहुत ही आसानी से पद विचार को। यानी गीता शब्द है, लेकिन इसको क्या मिल गई है? पदवी मिल गई है। किसकी? संज्ञा की, कर्ता की। तो इसको हम पद कहते हैं। अब हम चलेंगे वाक्य विचार में। वाक्य विचार में भी शब्द के सार्थक मेल से जो वाक्य बनता है, शब्द के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। यानी हमको व्याकरण में पढ़ना है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अगर हम शब्द विचार को देखते हैं तो शब्द विचार में भी हमें बहुत सारे सेगमेंट पढ़ना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा क्रम चलता रहेगा शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार से। तो हम हिंदी को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, बोली,
और भाषा में अंतर को समझा, लिपि को समझा। जिस प्रकार हमने व्याकरण को समझा, व्याकरण जो है वो भाषा के मनमाने प्रयोग पर अंकुश लगाता है, यानी कि भाषा का मनमाना प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। और कंपटीशन की दृष्टि से व्याकरण से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना है। तो व्याकरण में 3 पार्ट को हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए